विंध्य प्रदेश को लेकर कई तरीके के भ्रम अभी भी हैं और बहुत जरूरी है कि उन भ्रमजाल को तोड़ा जाए। अव्वल तो ये कि विंध्य प्रदेश को या विंध्य शब्द को साजिशन एक क्षेत्र विशेष के साथ जोड़ दिया गया। यानी कि जब हम भोपाल में बैठकर या दिल्ली में बैठकर विंध्य की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम रीवा की बात कर रहे हों, सतना की बात कर रहे हों, सीधी की बात कर रहे हों, शहडोल की बात कर रहे हों। जब हम वहाँ विंध्य की बात करते हैं तो कहीं किसी कोने से ऐसी प्रतिध्वनि नहीं आती कि इसमें दतिया भी है, इसमें छतरपुर भी है, इसमें टीकमगढ़ भी है, इसमें पन्ना भी है। ऐसी प्रतिध्वनि नहीं आती। ये एक साजिश के तहत अभी हाल में कमलनाथ जी का एक राजनीतिक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि विंध्य हमारा साथ दिया होता और 24 सीटें में इतनी सीटें हमें मिल गई होती तो हमारी सरकार नहीं बनती। तो कमलनाथ का जो विंध्य था वो रीवा, सीधी और सतना था। उन्होंने शहडोल भी काट के रखा था। तो इस तरीके से एक राजनीतिक लाइन चलती रहती है कि विंध्य प्रदेश को हम कितना कट शार्ट कर सके। भाई विंध्य प्रदेश का विलोपन हुआ, फिर रीवा 7 जिलों का संभाग था जिसमें दतिया भी शामिल था, जिसमें पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ थे, जिसमें रीवा, सीधी, सतना, शहडोल तो थे ही। 7 जिलों का एक संभाग था रीवा और बहुत जल्दी ही दतिया ग्वालियर के साथ चला गया। तो एक रेखांकित विंध्य प्रदेश था जो एक रीवा संभाग जिसका मुख्यालय हुआ करता था। इसके बाद उसको कट किया, सागर संभाग में बना दिया। फिर रीवा के विश्वविद्यालय का दायरा टीकमगढ़ तक था, ओरछा तक था जो झांसी से लगा हुआ होता है, और इधर अमरकंटक तक था। फिर उसको भी कट किया तो इधर छतरपुर विश्वविद्यालय बन गया, उधर शहडोल विश्वविद्यालय बन गया। अब रीवा का एक छोटा सा दायरा। बहुत से ऐसे दफ्तर थे अभी 1985 के आसपास तक जो पूरे विंध्य प्रदेश को एक करके जोड़ते थे। जैसे शिक्षा विभाग का जो कार्यालय था, उच्च शिक्षा का, वो पूरे विंध्य प्रदेश को जोड़ता था। खनिज और भौमिकी का कार्यालय था, वो पूरे विंध्य प्रदेश को जोड़ता था। लोकायुक्त का कार्यालय था जो पूरे विंध्य प्रदेश को जोड़ता था। धीरे 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 राजनीतिक साजिश के चलते कट किया गया और विंध्य को राजनीतिक रूप से साजिशन सिर्फ रीवा, सीधी, सतना तक केंद्रित करने की एक कुत्सित कोशिश की गई। तो पहला एक भ्रम ये कि इस साजिश को समझना चाहिए कि विंध्य या विंध्य प्रदेश रीवा, सीधी, सतना नहीं है, शहडोल नहीं है। विंध्य प्रदेश है हमारा दतिया, विंध्य प्रदेश है छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, और इसके बाद विंध्य प्रदेश है रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। हम लोग अभी 1 महीने पहले हमारे आदरणीय जो विंध्य पुनरोदय मंच के संयोजक हैं प्रणवीर सिंह जी, वन विभाग के बड़े अधिकारी CCF SP तिवारी जी, पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी, हमारे यमुना तिवारी जी जो नगर निगम के राजस्व अधिकारी रहे, हम लोगों ने एक रैंडम दौरा किया बुंदेलखंड का। तो वो दौरा योजनाबद्ध नहीं था। हम लोग की कोशिश थी कि राह चलते व्यक्ति से हम विंध्य और विंध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो हम लोग ओरछा से लेके दतिया, ओरछा, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, हर जगह गए। सड़क भी गए और गाँव में भी घुसे। विंध्य के जो गौरव चिन्ह हैं उनको भी देखने के लिए पहुंचे। हम धुवेला भी गए, हम पन्ना में प्राणनाथ के मंदिर भी गए, हम खजुराहो में मतंगेश्वर नाथ के
भी दर्शन किए। हम ओरछा में जाके राम राजा के दरबार में भी हाजिरी बजाई। तो हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि जो विंध्य प्रदेश है ये अभी भी लोगों के हृदय में कितना बसता है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि विंध्य प्रदेश को लेकर लोगों के हृदय में भावनाएं अभी कितनी गहरी हैं, तब तक हम विंध्य प्रदेश के आंदोलन को आगे नहीं ले जा सकते। आप लोग आश्चर्य करिएगा, पूरे बुंदेलखंड में विंध्य के नाम का जो भावनात्मक लगाव है, विंध्य शब्द से जो प्रेम है, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना गहरा है, कितना अमिट है। और उसकी एक वजह है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भ्रम को तोड़ना चाहिए। ये जो विंध्य प्रदेश शब्द है, ये बुंदेलखंड से उठा है। विंध्य प्रदेश की जो गर्भनाल है, ये बुंदेलखंड में गड़ी है। हम लोग उस बगले में भी गए जिसमें आजादी के पहले अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट बैठता था। नौगांव में है वो बंगला, अभी भी सरदार पटेल की तस्वीर लगी हुई है। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि कोई ऐसा गेस्ट हाउस जिसमें गांधी भी नहीं है, जिसमें नेहरू भी नहीं है, जिसमें मोदी भी नहीं है और हमारे राष्ट्रपति महोदय की भी तस्वीर नहीं लगी। सिर्फ एक तस्वीर लगी है सरदार पटेल की, और वो भी उसके सबसे बड़े कक्ष में लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि उसी बड़े कक्ष में बैठकर विंध्य प्रदेश का यूनिफिकेशन हुआ था 13 मार्च 1948 में। और देश के कैबिनेट सेक्रेटरी थे बीपी मेनन। बीपी मेनन साहब ने वहीं बुंदेलखंड की 34 रियासतों के प्रतिनिधियों को बुलाया था। अब ये 34 रियासतें कौन है ये भी जान लीजिए। ये 34 की 34 रियासतें बुंदेलखंड की हैं, और उन बुंदेलखंड की रियासतों में नागौद भी जुड़ा है, जसो भी जुड़ा है, मैहर भी जुड़ा है, जो कि विंध्य प्रदेश का हिस्सा था। यानी कि नागौद सतना नदी के बाद का जो हिस्सा है वो पॉलिटिकली बुंदेलखंड का हिस्सा था। तो 34 रियासतों के राजाओं और रियासतदारों ने मिलकर एक राज्य बनने के लिए अपनी सहमति दी, और विंध्य प्रदेश का शब्द वो 34 रियासतों के प्रशासकों ने, रियासतदारों ने और राजाओं ने मिलकर तय किया। क्यों तय किया, इसकी कहानी भी हम बता दें। जो विंध्य है ये बनारस से लेके, जो विंध्य की तराइन है ये बनारस से लेके गुजरात तक निकलती है। लगभग 1000 किलोमीटर लंबी तराइन है, जिसे विंध्य की तराइन बोलते हैं। यानी कि आप मान लें कि भोपाल में जो ये राता पानी का जो अभयारण्य है, जो रायसेन जिले में पड़ता है, वो भी विंध्य की पर्वतमाला की ही का हिस्सा है, सतपुड़ा का नहीं है। तो इस तरीके से वो पूरी घाटी जाती है। तो एक तो ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से और भूगर्भीय रूप से जो विंध्य की तराइन है वो बनारस से और गुजरात तक जाती है, नंबर 1। नंबर 2 कि माता विंध्यवासिनी जो मिर्जापुर के समीप है, उसके साथ एक किस्सा जुड़ा है। आप में से बहुत लोग वो किस्सा हो सकता है जानते होंगे, और नहीं जाने तो वो किस्से गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। कि बनारस के राजा गहरवार वंशीय थे, भाई भाई में झगड़ा होता है। एक भाई अपमानित
अपमानित और उपेक्षित होकर माता विंध्यवासिनी की शरण में पहुंचता है और वो यज्ञ में खुद के अपने शरीर को, खुद के अपने सिर को आहुत देने की चेष्टा करता है कि माँ मुझे ये उपेक्षित जीवन नहीं जीना है। जैसे ही तलवार अपनी गर्दन काटने के लिए वो उठाता है, वैसे ही माँ विंध्यवासिनी हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तब तक तलवार की धार शरीर को छू चुकी होती है और उससे बूंद बूंद खून टपकने लगता है और यज्ञ की हवन की आहुति में वो जो बूंद बूंद टपका, इसी बूंद बूंद से बुंदेला शब्द निकला और वो बुंदेले इस भूमि में आकर अपने शौर्य और अपने पराक्रम के आधार पर इस क्षेत्र को अपने अधीन बनाया, यहाँ के राजा बने और उनका शौर्य अतुलनीय था। महाराज छत्रसाल, शिवाजी और छत्रसाल के पराक्रम को कौन नहीं जानता। ओरछा का गौरव वीर सिंह देव से लेकर और अभी तक की पीढ़ी में सभी जानते हैं, वो ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है। लेकिन जो बुंदेला शब्द है, ये विंध्यवासिनी की कृपा से निकला हुआ शब्द है और इसलिए विंध्यवासिनी यहाँ बुंदेलों की कुल देवी है। आप पूरे बुंदेलखंड में चले जाइए, जहां जहां भी आज भी राजसी प्रभाव हैं, वहां विंध्य शब्द को बहुत पूजनीय माना जाता है, विंध्यवासिनी को बहुत पूजनीय माना जाता है। मेरे कई मित्रों ने सवाल किया कि आपको कहते हैं बुंदेलखंड के लोग विंध्य की बात ही नहीं करते, तो हमने कहा छतरपुर चले जाइए। हम तो कई बाजारों में निकले, हम लोग विंध्य के नाम से कम 15 से 20 प्रतिष्ठान देखे। विंध्य सत्ता नाम का अखबार ही वहां से निकलता है और ये सिलसिला छतरपुर भर का ही नहीं, नौगांव चले जाइए, टीकमगढ़ चले जाइए, ओरछा चले जाइए, विंध्य उस पूरे बुंदेलखंड के लिए बड़ा पवित्र शब्द है। तो ये भ्रम दूर करना चाहिए कि बुंदेलखंड के लोगों को विंध्य शब्द से या विंध्य प्रदेश शब्द से परहेज, बल्कि ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 13 मार्च 1948 को जब बीपी मेनन ने विंध्य प्रदेश के गठन की सहमति दी, तो उसके बाद रीमा राज्य को विंध्य प्रदेश में शामिल करने के लिए उन्हें 1.5 महीने तक मशक्कत करनी पड़ी। मेरे पास वो पुस्तक है जिसमें बीपी मेनन की पूरी डायरी है, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। उसमें मिनट टू मिनट कब नौगांव आए, कब राजाओं को बुलाया, कब बैठक की, किसने कौन सी बात कही और फिर किस तरीके से रीमा राज्य को, रीमा के राजा को पटाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ी और 1.5 महीने तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद विंध्य प्रदेश में रीमा राज्य शामिल हुआ। इस शब्द पर गौर करिएगा। विंध्य प्रदेश 34 रियासतें जो कि बुंदेलखंड की थी, ये बन चुका था। इसके 1.5 महीना बाद उस विंध्य प्रदेश में रीमा राज्य शामिल हुआ। इसके बाद ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि 1950 से पहले 2 मंत्रिपरिषदें थी। एक का मुख्यालय नौगांव था, एक का रीवा था। एक के प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बने, दूसरे के प्रधानमंत्री राम सहाय तिवारी बने, फिर कामता प्रसाद सक्सेना चरखारी के बने। इसके बाद ये 2 साल के अंतराल में कुछ मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कुछ अराजकता सी फैली। तो तब ये सरदार पटेल को लगा कि ये जो मॉडल तैयार किया है विंध्य प्रदेश को लेके, ये सफल मॉडल नहीं है,
प्रदेश का अंग भंग करके कुछ को उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया जाए और कुछ को मध्य प्रांत के साथ मिला दिया जाए। लेकिन एक बड़ा तीव्र आंदोलन हुआ और जिसके प्रेरक जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, अशोक मेहता थे, कृपलानी साहब थे और आचार्य नरेंद्र देव थे। इन लोगों की प्रेरणा से एक आंदोलन 1950 में हुआ कि बिंद प्रदेश को हम किसी भी तरीके से भंग नहीं करेंगे। जगदीश जोशी जी के नेतृत्व में समाजवादियों ने एक नारा दिया, लाठी गोली खाएंगे, धारा सभा बनाएंगे, बिंद प्रदेश बचाएंगे। और 2 जनवरी 1950 को गोली चली। और आपको एक चीज और मालूम होना चाहिए कि बिंद प्रदेश के उस आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, तीनों दिग्गजों ने एक संयुक्त वक्तव्य देश नहीं विश्व के नागरिकों के नाम से जारी किया कि बिंद प्रदेश के नागरिकों से उनकी राय जाने बगैर दमन के आधार पे, सामंतशाही के आधार पे, स्वेच्छाचारिता के आधार पे उनका अधिकार छीना जा रहा है और पूरे विश्व के जनमत को खड़े होकर इसका विरोध करना चाहिए। एक बुलेटिन जारी की, मैंने सोशल मीडिया में उसको एज इट इज कई बार पोस्ट कर चुका हूँ, बहुत सारे मित्रों ने उसको देखा होगा। बहुत बड़ा आंदोलन था, पूरी दुनिया में बिंद प्रदेश का नाम गया, पूरी दुनिया में बिंद प्रदेश पर हो रहे दमन की रिपोर्टिंग बीबीसी उस समय करता था। लंदन के पार्लियामेंट में हैरिस फोर्ड ने बिंद प्रदेश का मसला उठाया था, ऐसा जगदीश जोशी ने मुझे बताया। हैरिस फोर्ड वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर थे। तो बिंद प्रदेश एक वैश्विक मुद्दा बन गया था 1950 में। लेकिन 1950 और 56 के बीच में जो कहानी आई, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। 1952 का जो चुनाव आया, जो आम चुनाव 1952 का आया, तो उसमें एक बड़ी गजब की घटना घट गई और जिसको दुनिया के मीडिया ने कवर किया। और वो गजब की घटना थी कि सीधी और सिंगरौली में जितनी भी विधानसभा सीटें थी और सीधी और शहडोल की डोल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसमें हर सीट से कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। एक भी सीट में कांग्रेस नहीं जीती, ना तो सीधी और शहडोल की लोकसभा सीट जीती और ना तो यहाँ की विधानसभाएं जीती। जब देश में कांग्रेस की लहर चल रही हो, नेहरू जी भगवान की तरह स्थापित हो, उनका करिश्मा, उनका तिलस्म चल रहा हो, ऐसे दौर में देश के सबसे पिछड़े और उनकी नजरों में सबसे अनपढ़ क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस को खारिज कर दिया, कांग्रेस की आंधी को रोक दिया, नेहरू के तिलस्म को उड़ा दिया। ये खबर बीबीसी में बनी, ये खबर वॉइस ऑफ अमेरिका में बनी, ये दुनिया में खबर बनी कि जिस नेहरू का तिलस्म कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस तरीके से चल रहा है, जिस कांग्रेस की आंधी इस तरीके से बह रही है कश्मीर से लेकर हिमालय तक, समुद्र से लेकर हिमालय तक, उस आंधी को बिंद प्रदेश के एक ऐसे पिछड़े जिले में वहां के लोगों ने थाम के रख दिया। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण और की पॉइंट बात थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि बिंद प्रदेश की विधानसभा में पार्टी के आधार पर एक विभेदक रेखा खींची जानी शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी और कुछ ऐसी दुर्ग संधियां बीच में घुसेड़ दी गई। यद्यपि ये चीज जानना चाहिए
विंध्य प्रदेश जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री शहडोल के पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे और गोविंद नारायण सिंह जी मंत्रिपरिषद में थे, और इसके अलावा जितने भी मंत्री थे, जितने भी मिनिस्टर थे, वो रीवा सीधी सतना शहडोल के नहीं थे। लाला राम वाजपेयी, महेंद्र कुमार मानव, दशरथ जैन, गोपाल शरण सिंह, ये सब के सब बुंदेलखंड के हिस्से थे। यानी कि रीवा में राजधानी होने के बावजूद भी सत्ता में जो सबसे महत्वपूर्ण वर्चस्व था वो, जिसे आप बुंदेलखंड हिस्सा कहते हैं, वहां का था। लेकिन ये जो आला कमान की संस्कृति है, जो शीर्ष नेतृत्व की संस्कृति है, ये जो दरबारी राजनीति की संस्कृति है, इसने विंध्य प्रदेश को तोड़ने का मन तो बना ही लिया था। सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 1956 में, और 1956 के इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में यहाँ के जो सत्ताधारी दल के विधायक थे वो जाके नतमस्तक हो गए, हम तैयार हैं, विंध्य प्रदेश का विलय हो जाना चाहिए। जिस दिन विंध्य प्रदेश के विलय का प्रस्ताव विधानसभा में आया, वो पूरी प्रोसीडिंग मेरे पास है। कितने रुधे गले से पंडित शंभुनाथ शुक्ल ने कहा कि यद्यपि हम सभी विंध्य प्रदेश के बने रहने की आकांक्षा को हृदय में पाले हुए हैं, क्योंकि ये फलता फूलता समृद्धशाली प्रदेश है और प्रगति के दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोग ऐसा मानते हैं कि छोटा राज्य तरक्की नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए एक बड़े राज्य का उदय होना चाहिए। तो हम इस धारणा को लेकर विवश हैं और कुछ करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी नए बनने वाले मध्य प्रदेश से हम ये उम्मीद करेंगे कि विंध्य प्रदेश को कम से कम एक प्रदेश की नहीं तो एक क्षेत्रीय परिषद बनाकर उसकी अस्मिता की रक्षा की जाए। ये विधानसभा के सदन की प्रोसीडिंग में है, विंध्य प्रदेश के विधानसभा के सदन की प्रोसीडिंग में है। तो विंध्य प्रदेश का विलय हो गया और 1956 के बाद से लेके अब तक जो हालात, जो स्थितियां, ये सब कुछ हमने देखा, वो हमारे सामने है, हमारे ऊपर वाली पीढ़ी के सामने है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने है। यहाँ की बेपसी, यहाँ की लाचारी, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का शोषण, विकास में सबसे पीछे होना, हर चीज में सबसे पीछे होना, ये तो सब हमसे ऊपर वाली पीढ़ी ने भी देखा, हम भी भोग रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी भी देख रही। हम यहाँ के प्राकृतिक खनिज संसाधन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ के इकोनॉमिकल वाइबिलिटी की बात नहीं करेंगे। 1956 में जब विंध्य प्रदेश का विलय किया जा रहा था, उस समय गोपाल प्रसाद सक्सेना योजना और सांख्यिकी के सचिव थे। विंध्य प्रदेश के सरकारी और अधिकृत मासिक पत्र में वो आर्थिक लेखा जोखा छपा था, वो प्रति मेरे पास है, जिसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश, जो प्रस्तावित मध्य प्रदेश है, यानी कि रेस्ट ऑफ द विंध्य प्रदेश है, वहां से ज्यादा साक्षरता हमारे विंध्य प्रदेश की है। इकोनॉमिक वाइबिलिटी और उसकी संभावनाएं यदि उसका दोहन किया जाएगा तो हम मध्य प्रदेश, रेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश से आगे रहेंगे।
इस तरीके का पूरा एक आंकलन उनने किया था। सुशील चंद्र वर्मा का नाम आप सबने सुना होगा। भोपाल से 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जिस दिन छत्तीसगढ़ का 2000 में जिस दिन छत्तीसगढ़ का उदय हुआ नवंबर में, 1 नवंबर में, उस दिन हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्नों में एक बड़ा इंटरव्यू छपा सुशील चंद्र वर्मा जी का। वो इंटरव्यू भी मेरे पास है और मोटे हरफों में ये हेडलाइन थी कि मध्य प्रदेश से कटकर यदि किसी राज्य को बनने का पहला अधिकार है तो वो विंध्य प्रदेश का है। उसका विलय इस अवधारणा के साथ किया गया था कि छोटे राज्य सरवाइव नहीं कर सकते। आज जब ये अवधारणा है कि छोटे राज्य ही तरक्की की रफ्तार में आगे रह सकते हैं तो सबसे पहला अधिकार विंध्य प्रदेश का बनता है, क्योंकि वो एक सुव्यवस्थित, सुनिश्चित, सुपरिभाषित, सुरेखांकित प्रदेश रहा है। छत्तीसगढ़ तो कभी प्रदेश था ही नहीं। छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाषा, संस्कृति, संस्कार, क्षेत्रवाद के आधार पर अपने प्रदेश को मांगा, लेकिन एक ऐसा प्रदेश जो 8 साल तक फलता फूलता रहा, जहां अकूत मेधाएं थी, जहां विद्यानिवास मिश्रा जैसे उद्भट विद्वान थे, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जैसे उद्भट विद्वान कुंडेश्वर में बैठे हुए थे, तो वियोगी हरि थे, तो डॉक्टर शंकर शेष थे, तो डॉक्टर राम चतुर्वेदी थे, तो दीपचंद जैन थे। एक से एक साहित्यकार। अरे जो मशहूर और महान कहानीकार हैं शिवानी जी, वो टीकमगढ़ में थी। मृणाल पांडे का जन्म पन्ना में हुआ, वही विंध्य प्रदेश के दौर में, उसी विंध्य प्रदेश के दौर में एक से एक प्रतिभाशाली लोग जो आगे चल के देश में, देश के बाहर जाकर अपने अपने हुनर, अपनी अपनी मेधा के आधार पे हमारा नाम रोशन किया, वो सब यहाँ जन्मे थे, यहाँ पैदा हुए थे। हमारे पास सब कुछ था और उस सब कुछ होने का पूरा आकलन केंद्र सरकार के पास था, क्योंकि तब तक कोयला की खदानें सिगरौली में भी खुल चुकी थी, शहडोल में भी खुल चुकी थी, और जो अभी उमरिया है ये सब कोयला की खदानें खुल चुकी थी। बॉक्साइट का भी खनन शुरू हो चुका था, चूना पत्थर भी खना जाने लगा था, क्योंकि ये खोज हमारे आज़ादी के पहले ही हो चुकी थी कि यहाँ पे इतनी प्राकृतिक संपदा है। हमारे वन प्रांतों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ टीक फॉरेस्ट हैं। पन्ना का फॉरेस्ट, छतरपुर का, बिजावर, बक्सवा, जिसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता आपको कहीं देखने को मिलेगी, विंध्य प्रदेश में मिलेगी। सीधी सिगरौली के जंगलों में देखने को मिलेगी, बक्सवा के, पन्ना के जंगलों में देखने को मिलेगी। विश्व की सर्वश्रेष्ठ लाइफ स्टाइल और उसका जो हैबिटेट देखने को मिलेगा दुनिया में, विश्व में, मैं अधिकार पूर्वक बोल रहा हूँ, वो आपको विंध्य प्रदेश में मिलेगा। बांधवगढ़ में मिलेगा, संजय में मिलेगा, पन्ना नेशनल पार्क में मिलेगा, बक्सवा के जंगल में मिलेगा, और छाके नेशनल पार्क में या सेंचुरी में मिलेगा। और दुनिया मानती है। टेलीविजन में आप जो शेर देखते हो, जो बाघ देखते हो ना, हर दूसरा तीसरा बाघ हमारे या तो पन्ना का होता है या बांधवगढ़ का होता है। और जिस सफेद बाघ की वजह से हम दुनिया में जाने जाते हैं वो संजय टाइगर रिजर्व का बाघ है, और कोई एक मोहन पैदा नहीं हुआ, उससे पहले 20 व्हाइट टाइगर यहाँ के जंगलों में मिल चुके हैं, जिसमें 7 व्हाइट टाइगर को तो अंग्रेज उल्ड्रिच ने मारा, जो रीमा राज्य का प्रशासक था।
तो हमारी ये वन संपदा, हमारा ये प्राकृतिक वैभव, हमारी ये खनिज संपदा, हमारी ये मेधा, हमारे ये साहित्यिक लोग, हमारे ये वैज्ञानिक लोग, राजनीतिक और जो जीवन के समाज के विभिन्न क्षेत्रों के मेधावी लोग थे, सब इस धरती के वो हैं। और उसका इतिहास वो भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मानना चाहिए कि अकबर के दरबार को ही यदि सुशासन का मापदंड मानते हैं वामपंथी इतिहासकार लोग या पुराने इतिहासकार लोग, तो उसमें दो नवरत्न हमारे विंध्य के थे। कौन? तानसेन और बीरबल। और एक नवरत्न को जब अकबर ने मार भगाया अपने दरबार से, तो वो बचने के लिए कहाँ आया? चित्रकूट। चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ा से ते आवे यही देश। तुलसीदास हमारे चित्रकूट के, जिनको नवरत्न बनाने की कोशिश की। चित्रकूट ने कहा संतन को कहा सीकरी सो काम, माग के खइबो मशीद में सोइबो। अरे ना बाबा, हमको आपके दरबार में नहीं जाना। राय प्रवीण जो ओरछा की नगरवधु थी, लोक नर्तकी थी, उस पर भी अकबर मोहा। यानी कि मुगल काल में भी सबसे विलक्षण मेधा यदि कहीं थी तो यहाँ थी। तो इतना गौरवशाली वैभव हमारे पास। माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद, मतेंगेश्वर नाथ खजुराहो का उनका आशीर्वाद, जटाशंकर छतरपुर के उनका आशीर्वाद, ओरछा के रामराजा का आशीर्वाद, चित्रकूट के कामतानाथ स्वामी का आशीर्वाद, शारदा की मैहर माता का आशीर्वाद, रीमा की चिरौला और भगवान मृत्युंजय का आशीर्वाद, सीधी के बड़ौरा नाथ का आशीर्वाद। तो हमारे ऊपर दैवी आशीर्वाद भी था, लेकिन मनुष्यों ने उस दैवी आशीर्वाद को भी अपने कुटिल चालों के साथ खत्म कर दिया। खैर, ये इतिहास की बात हुई, और क्योंकि भावनाओं से जुड़ी हुई बातें, इसलिए ये बातें सहसा निकल आती हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम विंध्य प्रदेश किसके लिए बना रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि विंध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें कैसे प्रयत्न करने चाहिए। संक्षेप में ये बात कहना चाहूँगा और फिर आप सबसे प्रणाम करूँगा। विंध्य प्रदेश हम बनाना चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, जो आज इंदौर में कोचिंग के लिए एड़ियाँ रगड़ता है, जो आज दिल्ली में अपने माँ बाप, जिसके माँ बाप अपने खेतों को गिरवी रख के उसके खर्चे चलाते हैं, वो हमसे पूछता है कि आखिर रीवा में ऐसी क्या कमी है, यहाँ IIT नहीं हो सकता, यहाँ IIM नहीं हो सकता, यहाँ एजुकेशन का हब नहीं हो सकता है, पन्ना छतरपुर में और टीकमगढ़ में ऐसी क्या कमी है कि अच्छे पब्लिक स्कूल नहीं आ सकते, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आ सकते, वन प्रबंधन के संस्थान नहीं आ सकते, हीरा का कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, हीरा तलाशने का उद्योग सूरत में क्यों होगा, पन्ना में क्यों नहीं होगा। ग्रेनाइट का इतना ग्रेनाइट निकलता है आपके टीकमगढ़ जिले की खदानों से, विश्व स्तरीय ग्रेनाइट निकलता है, विदेशों के महलों में सजने के लिए जाता है। आप टीकमगढ़ को कोई नहीं जानता। टीकमगढ़ में आप इस तरीके के संस्थान खोल सकते हैं, इस तरीके के उपक्रम खोल सकते हैं। आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो सवाल करती है, और मैं गर्व के साथ कहता हूँ ये नई पीढ़ी ही विंध्य प्रदेश के लिए चिंता कर रही है। ये नई पीढ़ी सुबह से लेकर शाम तक अपने गौरव की बात करती है। विंध्य प्रदेश को कहाँ होना चाहिए और विंध्य प्रदेश की स्मृति को क्यों वापस लाना चाहिए, इसकी चिंता यदि किसी को है तो इस नई पीढ़ी को है। दूसरा, विंध्य प्रदेश हमको किसके लिए चाहिए? वो 40% लोगों के लिए चाहिए जिनको मार के नेशनल पार्क के नाम से जंगल से भगा दिया गया, जहां बसे वहां कारखाने आ गए, जो इस देश के महानगरों के स्लम एरियाज में जिंदगी बिता रहे हैं, जिनकी जमीनों को छीनकर थर्मल पावर के नाम से, फैक्ट्रियों के नाम से
कर दी गई। आप सिगरौली और शहडोल में जाइए, इधर पन्ना के आदिवासियों की स्थिति देखिए। पन्ना जिले से 9-9, 10-10 बसें चलती हैं जो यहाँ के मजदूरों को गुड़गांव ले जाती हैं, रोहतक ले जाती हैं, चंडीगढ़ ले जाती हैं, हरियाणा और पंजाब ले जाती हैं वहाँ मजदूरी करने के लिए। विंध्य प्रदेश ऐसे लोगों के लिए चाहिए। विंध्य प्रदेश ऐसे लोगों के लिए चाहिए जिनके वक्षस्थल में पांव रखकर विकास की इबारत लिखने की कोशिश की जा रही, प्रचारित किया जा रहा है। आज सिगरौली में एक किसान परिवार एक बार नहीं 5-5 बार विस्थापित है। आज बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे आदिवासी हमारे जनजाति वर्ग के लोग हैं जिनकी पहचान ही खत्म हो गई। कत्था सिगरौली के जंगलों में मिलता था। इलाका अच्छे कत्थे के लिए जाना जाता था, पूरी दुनिया में यहाँ का कत्था जाता था। और खैरवार जाति खैर से ही बनी थी। जो सिगरौली की पहली विधायक हुई थी सुमित्रा जी, खैरवारिन थी। आप जनसंख्या के आंकड़े देखिए, दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही, देश में आबादी का विस्फोट हो रहा, लेकिन खैरवार जाति की जनसंख्या खत्म हो रही। कहाँ बस रहे हैं, कहाँ भगाए जा रहे हैं ये लोग, कहाँ जा रही इनकी संस्कृति, किस चूहे में इनके संस्कार को आप गाड़ रहे हो। ऐसे लोगों के लिए विंध्य प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन विंध्य प्रदेश बनाएगा कौन? ये आखिरी बात। विंध्य प्रदेश वो झंडा डंडा लगा के कलप और रैली निकालने वाले लोग नहीं बनाएंगे, नोट करके रखिए। विंध्य प्रदेश विंध्य के जन बनाएंगे, ये 40% लोग बनाएंगे। कुछ लोग विंध्य प्रदेश को एक भावनात्मक मुद्दा तो है ही हम सबके लिए, उसकी पीठ पर सवार होकर राजनीति करना चाहते हैं। वो लोग विंध्य प्रदेश के आंदोलन के साथी नहीं है, दुश्मन है। और राजनीतिक भयादोहन के बाद जब इनकी मुट्ठियां खुलेंगी तो सिर्फ राख झड़ेगी, और जब वो राख झड़ेगी तो हमको महसूस होगा कि हमने कैसा सेल्फ गोल किया, हमने इस आंदोलन के साथ किस तरीके से विश्वासघात किया। तो इसलिए ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है, जो नाम तो विंध्य प्रदेश के बनाने का लेंगे, लेकिन काम राजनीतिक भयादोहन का करेंगे। इस पार्टी से हमको मिल जाए, इस पार्टी से हमको मिल जाए, बाकी सब ठन गोपाल। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि विंध्य प्रदेश के आंदोलन की दिशा में हम लोग अभी काखा गाघा अंगा से आगे नहीं बढ़े। हम लोग बुंदेलखंड का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो जानकार लोग, जो विशेषज्ञ लोग, जिनके हृदय में विंध्य प्रदेश की तड़प है, उनसे बात कर रहे हैं। हम युवाओं को जनजागृत करने की बात कर रहे हैं, युवाओं का आह्वान कर रहे हैं कि 24 घंटे में से 5-10 मिनट आप विंध्य प्रदेश के स्मरण और चिंतन के लिए करें, और जो भी जानकारी आपके पास है पूरे विंध्यवासियों को उससे अपडेट करें। जब तक जन जागरण नहीं होगा तब तक आंदोलन खड़ा नहीं होगा। आंदोलन दिल से निकलना चाहिए, आंदोलन भुजा भांजने से नहीं होता। दिल से जो आवाज निकलती है आंदोलन वहीं से खड़ा होता है। तेलंगाना क्यों बन गया? चंद्रशेखर राव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, केंद्र के मंत्री भी थे, 7 दफे इस्तीफा दिया वो और उनके साथियों ने। और यूपीए की सरकार थी, जब तेलंगाना का मसला आया और सरकार ने टालने की कोशिश की तो उन 7 सांसद थे, मेरे ख्याल से 7 के 7 लोगों ने वहां आत्महत्या की कोशिश की थी। वो मिर्ची के पाउडर लेके गए थे और खुद को वहां पे कुर्बान करने की दृष्टि से गए थे। ये जज्बा जब तक नहीं आएगा हमारे जनप्रतिनिधियों में, हमारे अगुआ लोगों में, तब तक विंध्य प्रदेश की बात नहीं बनी। अभी हम काखा गाघा अंगा में हैं इस आंदोलन को लेकर। जन जागरण सबसे महत्वपूर्ण है। हम उन 40% लोगों के लिए बात करें जो दीनहीन, वंचित, शोषित है, जिनके वक्षस्थल में पांव रखकर विकास की ये जिन्होंने इबारत लिखी जा रही है। ऐसे लोगों की हमको चिंता करनी पड़ेगी, नौनिहालों की चिंता करनी पड़ेगी, जिनके जो गरीबी में, दीनता में दिल्ली में जाके
इंदौर में जाके, यहाँ वहाँ जाके, हमारे बच्चे सूरत में जाके, पढ़े लिखे मेधावी लड़के जिनको कल वैज्ञानिक होना चाहिए था, कल उनको बड़े साहित्यकार होना चाहिए था, वो आज सूरत की फैक्ट्रियों में, मिलों में काम कर रहे हैं। विंध्य प्रदेश इन लोगों के लिए होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप सब विंध्य प्रदेश के पुनर्विदय के इस आंदोलन, हाँ एक बात और कहनी, ये विंध्य 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 की बातें होती हैं, मेरा विंध्य मुझे लौटा दो। अरे विंध्य जहां युगों से था, कौन छीन सकता है इस विंध्य को? विंध्य हिमालय का भी ज्येष्ठ भ्राता है साहब। विंध्य नियामक था आर्यावर्त और दक्षिणावर्त का। हमारे विंध्य को कोई नहीं ले गया, किसी को ले जाने की ताकत भी नहीं है। विंध्य विनयशील है, झुक सकता है, लेकिन ये विनयशीलता उसकी दरिद्रता और उसकी डरपोकपन नहीं है। विंध्य प्रदेश की बात होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में, हमारा विंध्य तो 1000 किलोमीटर तक है, इस क्षेत्र में जो विंध्य प्रदेश नाम का जियोपॉलिटिकल इकाई थी, भू राजनीतिक इकाई थी, विंध्य प्रदेश नाम कर, जो दतिया से शुरू होकर अमरकंटक तक, उधर सिगरौली तक, इधर कटनी तक, वो जियोपॉलिटिकल इकाई जिसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था और जिसका अस्तित्व 1956 तक था, यदि इस अवधारणा के साथ खत्म कर दिया गया कि बड़े राज्यों के साथ मिलना चाहिए और अब ये अवधारणा है कि छोटे राज्य का उदय होना चाहिए, हमारी ये एक थीम है और हमारा यही एक संकल्प होना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को अपडेट करें और दूसरे को भी अपडेट करें। मुझे लगता है कि मेरी बात को आप सब लोगों ने सुना होगा और इस पर मनन और चिंतन जरूर करेंगे।